नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविशंकर दहोलिया विश्वास एकेडमी के ई विश्वास प्लेटफॉर्म, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कल हमने आपसे लाइव डिस्कशन किया था 60 डेज स्ट्रेटजी पर, और इस स्ट्रेटजी पर डिस्कशन करते समय हमने आपसे वादा भी किया था कि हम आपको दो विषय आपको जो है प्रारंभ करेंगे। दो विषय का हमने आपसे पूरा प्रॉमिस किया था। एक विषय बताया था मध्य प्रदेश के जिले, और ये मध्य प्रदेश का जिले जो विषय है ये 5 बजे से प्रारंभ हो चुका है। आज 5 बजे जो है इसकी क्लास निकल चुकी है, आप में से कई सारे विद्यार्थियों ने देखा भी होगा। और मैंने आपसे कहा था कि 8 बजे से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में जो छठा यूनिट है उस यूनिट पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। ये दो विषय पर हमने आपसे वादा किया था। और एक और चीज, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो पाठ्यक्रम है उसमें मध्य प्रदेश जो है 1, 3, 5 उस पर भी हमारे वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं, जो कि वीक में 3 या 4 दिन लगभग आएंगे। और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी होंगे उनको छांट करके मैं उन विषयों पर आपके लिए वीडियो लेक्चर बनवाऊंगा। हमारे धर्मेश सिन्हा सर जो हैं उन वीडियो का आपको आपके सामने लेकर के आएंगे। तो चलिए हम लोग 8 बजे अभी जो मिल रहे हैं इसमें हम डिस्कशन कर लेते हैं हमारी छठी यूनिट, यानी भारत का संविधान, शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था। इसमें भारत का संविधान तक की जो व्यवस्था है वहां तक मैं आपसे जो है वो चर्चा करूंगा। और जब हमारा ये विषय यहां पर आकर के समाप्त हो जाएगा उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा कि आगे मैं क्या पढ़ाऊंगा। पहले आप यहां तक जुड़े रहें हमारे साथ में, और आप लोग कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में मुझसे चर्चा भी कर सकते हैं। जो भी विषय आपके होंगे, जो भी प्रश्न आपके होंगे उन पर भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो सिलेबस के ऊपर तो हम कल चर्चा कर चुके थे, और मैंने आपको ये भी कहा था कि हम लोग लगभग 10 लेक्चर में पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, है ना। तो हम लोग पहले 10 लेक्चर इसमें पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए लेक्चर्स जो है वो कई बार आपको बड़े भी मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1.5 घंटे या 2 घंटे का लेक्चर मिले, पर देखिए क्योंकि समय कम है, 24 अप्रैल एग्ज़ाम की डेट पहले ही निर्धारित हो चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में जब समय कम हो तो हमें मेहनत करने का जो काम करने के जो घंटे होते हैं वो बढ़ा देने पड़ते हैं। यदि आप नॉर्मल डेज में 4 घंटे पढ़ाई करते थे और आप अपना सिलेबस जो है वो 120 दिन में पूरा कर रहे थे, और अब हमारे पास केवल 60 ही दिन बचे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमको अपने काम करने के घंटे डबल कर देने होंगे, यानी हमें 8 घंटे पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत वास्ट है, ये मैं आपसे बिल्कुल कह रहा हूं। अमूमन तौर पर ये प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है लगभग आप मान के चलें कि 25 दिन तकरीबन इसमें लगते हैं, पर क्योंकि इतना समय हमारे पास है नहीं, इस वजह से हमें जो है वो कम समय में काम के बिंदुओं पर चर्चा करनी होगी। और देखिए ये दोनों तरफ से होगा। मैं आपको YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स ले रहा हूं, हमारे संजीव सर जो हैं वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर ले रहे हैं YouTube पर। तो यहां पर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। शाम को 5 बजे से 6 बजे तक का समय जो है वो संजीव सर का है, उसमें संजीव सर आपसे चर्चा करते हैं। 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक का समय जो है वो मेरा है, मैं आपसे चर्चा करता हूं। बीच में जो हमारे मैथ्स वाले सर हैं उनके लेक्चर रहते हैं, धर्मेश सिन्हा सर के लेक्चर रहते हैं। तो जो लेक्चर जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से आप हमारे साथ में जुड़े रहें। एक तरफा प्यार नहीं चलेगा, हम अपने तरफ से तो पूरी कोशिश करें और आप अपने तरफ से प्रयास ना करें, कोशिश ना करें, तो ऐसी स्थिति नहीं चलेगी। दोनों तरफ से होना पड़ेगा, है ना। दूसरी बात,
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी एप्लीकेशन की और कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा हमारे ऑफिस का। अगर कोई चीज़ आपको आवश्यकता लगती है, किसी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता लगती है, किसी अन्य सहायता की आपको आवश्यकता लगती है, कि कोई विषय पर आप चर्चा करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF के फॉर्मेट में जो भी हम यहाँ पर पढ़ाएंगे वो सारे के सारे नोट्स मिलेंगे। विषय पर आ जाते हैं अब डायरेक्ट। बहुत ज़्यादा समय मेरे पास भी नहीं है और आपके पास तो खैर है ही नहीं, क्योंकि 24 अप्रैल को आपको एग्जाम देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग विषय पर आ जाते हैं। विषय में सबसे पहला पॉइंट देखिए, आप सिलेबस अपने साथ लेकर के रखिएगा। पेन और कॉपी आप अपने साथ में रखिएगा जब भी आप हमारा लेक्चर अटेंड करें, चाहे वो संजीव सर का हो चाहे मेरा हो, क्योंकि हम दोनों का ही भरोसा नहीं है हम कब काम की बात बोल दें। तो आप तुरंत के तुरंत उसको नोट कर लीजिए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 10-12 साल हो गए पढ़ाते हुए, और कई सारे विद्यार्थियों के जो फीडबैक आते हैं वो ऐसे आते हैं कि सर वो बात आपने वहाँ पे बोली थी और उससे प्रश्न आ गया। तो आप ध्यान रखिए कि हमारा कोई भरोसा नहीं है हम कब काम की बात बोल दें, इसलिए आप जो है पेन और कॉपी हमेशा अपने साथ रखिएगा। जब भी ये वीडियो लेक्चर देखें तो अपने साथ रखिएगा, और जो भी आपको काम की बात लगे आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, एक चीज। दूसरा, हम एक एक सिलेबस के एक पॉइंट पर हम जो है वो चर्चा करते हुए चलेंगे। तो आज मैं जो पहला टॉपिक ले रहा हूं, आज ये पहला लेक्चर ही है, और पहला टॉपिक जो मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। ठीक है, तो दो चीजें हैं इसमें, 1919 और 1935। पर यहां से मैं इसको प्रारंभ नहीं करूंगा। इसके लिए हमें इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं समझे होंगे, यदि आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में इसकी जो कहानी है, इसकी जो बातें हैं वो पता नहीं होंगी, तो आप 1919 के अधिनियम को, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, और भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके ऊपर वर्तमान भारत का जो संविधान है उसका मैक्सिमम पोर्शन, उसका मैक्सिमम पार्ट इसी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना हमारे लिए नितांत आवश्यक हो जाता है, और हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ही इसको प्रारंभ करेंगे। और कई सारे प्रश्न जो है, कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो आपको उसमें मिलेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करता हूं मैं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। देखिए, आपको मेरे पीछे एक बोर्ड पर बड़ा अलग सा कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, कुछ चार्ट बना हुआ दिख रहा होगा, कुछ बातें लिखी होंगी, पर ये बातें कहाँ से आईं, क्या इसके पीछे कहानी है, उन चीज़ों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो अब मैं आपको एक कोरी स्लाइड पे लेकर के जाता हूं। उसके लिए बात है 1757 के आसपास की, लगभग जब भारत को आज़ादी मिली उसके 190 साल पुरानी बात है। कितने साल पुरानी है? 190 वर्ष। भारत में बंगाल जो है वो एक बड़ा समृद्ध जगह थी, बड़ी समृद्ध थी, और वहाँ के जो नवाब थे उनकी अंग्रेजों के साथ एक झड़प होती है, जिसे इतिहास में प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है ना। आपने सबने पढ़ा होगा इसके बारे में, नहीं पढ़ा होगा तो हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, है ना, प्लासी का युद्ध। ठीक है, नवाब साहब का नाम है सिराजुद्दौला। तो नवाब साहब जो है उनका एक सेनापति होता है जिसका नाम है मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर के बाद मीर कासिम साहब भी आएंगे, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मीर जाफर साहब उनके सिपाही हैं, सेनापति हैं। हुआ क्या है कि एक कलकत्ता में एक किला बना रहे होते हैं अंग्रेज। किले का नाम होता है फोर्ट विलियम, है ना। तो फोर्ट विलियम किला जो है, अब
नवाब साहब जो है वो अपने क्षेत्र में किसी दूसरे को किला क्यों बनाने देंगे। और दूसरी बात, जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए हैं। क्या के उद्देश्य से आए हैं? व्यापार। अब व्यापारी व्यक्ति अगर किला बनाने लग जाए तो कहीं ना कहीं नवाब साहब को खतरा तो महसूस हो गई। तो कहा जाता है कि जब फोर्ट विलियम का फोर्टिफिकेशन किया जाता, फोर्ट विलियम की किलेबंदी की जा रही थी, किलेबंदी मतलब उसमें हथियार तैनात करने की जगहें और हथियार बनाए जा रहे थे, उस समय नवाब साहब जो है वो फोर्ट विलियम पर हमला कर देते हैं और कुछ अंग्रेजों को जो है वहां से कैद कर लेते हैं। फोर्ट विलियम का फोर्टिफिकेशन नहीं होने देते हैं, किलेबंदी नहीं होने देते हैं और उनको कैद करके एक कमरे में रखा जाता है, जिसमें से अधिकांश अंग्रेज लोगों की जो है मृत्यु हो जाती है। इतिहास में इस घटना को ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। तो ब्लैक होल की घटना का बदला लेने के लिए, हालांकि आपको इतिहास में ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, ब्लैक होल की घटना जो है, क्योंकि इसमें कई सारे अंग्रेज मर जाते हैं, उस घटना का बदला लेने के लिए अंग्रेज जो है वो नवाब साहब पे हमला करते हैं, बंगाल के नवाब साहब पे। और नवाब साहब जो हैं उनके सिपाही जो सेनापति हैं, वो सेनापति अंग्रेजों का साथ देते हैं, मीर जफर। ठीक है, तो मीर जफर साहब अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं, प्लासी का युद्ध होता है और प्लासी का युद्ध जो है वो कपटपूर्ण नीति के कारण अंग्रेज जीत लेते हैं। और यहां से ये जो घटना है बैटल ऑफ प्लासी 1757 की घटना, इस घटना से भारत में एक नए युग का प्रारंभ होता है और अंग्रेजों को पहली बार ऐसी स्थिति आती है कि उनके हिसाब से शासक चलेगा। मीर जाफर जो है वो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। कौन? मीर जाफर। अब मीर जाफर के मीर जाफर के जो दामाद हैं उनका नाम है मीर कासिम। ठीक है, तो जो चीज मीर जाफर ने नवाब साहब के साथ की थी, सिराजुद्दौला साहब के साथ की थी, वही घटना मीर कासिम जो है वो किसके साथ कर देते हैं? मीर जाफर के साथ, क्योंकि अंग्रेज मीर कासिम साहब को भी नवाब बनाने का लालच दे देते हैं। तो साहब मीर कासिम साहब जब नवाब बनते हैं तो मीर कासिम जो है वो मीर जाफर से ज्यादा समझदार होते हैं। मीर कासिम जो है वो अंग्रेजों की चाल को पहले ही समझ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब ये मीर जाफर के नहीं हुए अंग्रेज, नवाब सिराजुद्दौला के नहीं हुए, तो ये हमारे भी नहीं होंगे। अब हुआ क्या था कि मीर कासिम साहब को जब बनाया था तो अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करना जो था वो उस पर टैक्स नहीं लगता था, है ना, टैक्स फ्री, और अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वो ये सब चीजें कर रहे थे, है ना। अभी तक उनकी मंशा वही है। पर मीर कासिम साहब क्या करते हैं कि जो भारतीय व्यापारी होते हैं उनको भी टैक्स में रियायत दे देते हैं, उनके लिए भी कर देते हैं। तो ये बात अंग्रेजों को बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है कि भारतीय व्यापारियों को आप कैसे दे रहे हैं, क्योंकि उनका कॉम्पिटिटिव जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर क्रिएट कर रहे हैं अंग्रेजों का। तो ऐसी स्थिति में मीर कासिम साहब को फिर हटा देते हैं और वापस मीर जाफर को बना देते हैं। तो मीर कासिम साहब भाग करके जाते हैं अवध के नवाब के पास, है ना। तो अवध के नवाब सिराजुद्दौला है ना, शुजाउद्दौला थे यहाँ पे, खैर शुजाउद्दौला, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय, है ना, और मीर कासिम बंगाल के भागे हुए नवाब, ये तीनों लोग जो है वो एक कंबाइंड आर्मी बनाते हैं और अंग्रेजों के साथ लड़ते हैं। और इस युद्ध का नाम होता है 1764 का वॉर है ये, 1764, और वॉर का नाम क्या है? बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। वास्तविकता में भारत की दिशा और दशा को बदलने वाला जो समय रहा है वो 1757 से लेकर के 1764 तक का ही समय रहा है। 1757 में पहली बार बंगाल की सत्ता जो है अनायास, यूं कहूंगा कि इनडायरेक्टली बंगाल की सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ जाती है। 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है उसमें अंग्रेज हेक्टर मुनरो साहब जो है वो लड़ते हैं, इसमें नेतृत्व करते हैं। तो 1764 का जो युद्ध होता है इसमें अंग्रेज शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब
और बंगाल के भगे हुए नवाब, इन तीनों सेनाओं को हरा देते हैं। तो भाई बक्सर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन दोनों के बीच में एक युद्ध हो रहा है 1761, पानीपत की तीसरी लड़ाई। अगर ये युद्ध भी जो है भारतीय द्वारा जीता जाता 1761 वाला, तो भी हो सकता है कि भारत का इतिहास हम अलग तरीके से पढ़ रहे होते। ठीक है, खैर मेरा वो विषय नहीं है, उस विषय के बारे में आपको सर ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे। मैं आपको पॉलिटिकल एस्पेक्ट से सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो भाई साहब आप यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध में, बक्सर उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर पड़ने वाला एक स्थान है ना। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जो है वो भारी पड़ जाते हैं और तीनों जगह की सेनाओं को हरा देते हैं। इसके बाद दो संधियां होती हैं 1765 में, जिन्हें इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। और काफी लंबे समय तक जो दिल्ली के बादशाह होते हैं, शाह आलम द्वितीय, उनको इलाहाबाद में रहना पड़ता है, इलाहाबाद में निवास करना पड़ता है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। अब क्या हुआ कि भाई तीन चीजें हैं, आप देखें, अवध, यानी अवध मतलब कौन सा, लखनऊ और उसके आसपास वाला जो बेल्ट है उसको अवध कहते हैं, प्लस बंगाल पूरा, प्लस एक और जगह कौन सी, दिल्ली, यानी शाह आलम सेकंड वाले, शाह आलम। तो एक बड़ा भूभाग जो है वो अंग्रेजों के पास आ जाता है। पर अब आपको ये बात भी समझनी होगी कि क्योंकि अंग्रेज जो है वो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आए हैं और देश चलाने या शासन संभालने का अभी तक उनको अनुभव नहीं है। तो 1764 में वो जीत तो गए, वो क्षेत्र पूरा जीत गए, पर क्योंकि शासन चलाने का अनुभव नहीं है तो शासन डायरेक्टली वो अपने अंडर में ले नहीं पा रहे हैं। तो क्या करेंगे, शासन को चलाने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि नीचे के अधिकारी से लेकर के और ऊपर तक के सारे अधिकारियों तक आपकी पकड़ जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अब अंग्रेज अभी अभी जीते हैं तो उनकी पकड़ अभी स्ट्रांग होगी या नहीं होगी, जाहिर सी बात है नहीं होगी। नीचे के अधिकारी से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों तक अभी तक इनकी पकड़ स्ट्रांग नहीं होगी। तो हुआ क्या, जब 1764 में बक्सर का युद्ध जीत गए तो 1764 में इन्होंने अपने आप को प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव प्राप्त करने का प्रयास किया इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, बंगाल में द्वैध शासन लगाया। क्या लगाया, द्वैध शासन। अब ये द्वैध शासन क्या था, जो टोटल कामकाज था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट रहा रेवेन्यू का पार्ट, राजस्व वाला। तो राजस्व वाला पार्ट अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। कौन सा वाला पार्ट रख लिया, राजस्व वाला पार्ट। अच्छा, राजस्व वाला पार्ट रख लिया। और दूसरा जो पार्ट था जिम्मेदारियों वाला पार्ट है ना, वो पूरा का पूरा पार्ट जो है वो नवाब साहब को दे दिया। अब जिम्मेदारियां उठाएं तो कौन उठाए, नवाब साहब उठाएं। अगर कोई काम नहीं हुआ तो किसकी वजह से नहीं हुआ, नवाब साहब की वजह से नहीं हुआ। यानी जनता नाराज हो तो किससे हो, नवाब साहब से नाराज हो। और राजस्व यानी पैसे कौड़ी का जितना भी काम है वो किसके पास है, अंग्रेजों के पास। अब देखिए बहुत सारे काम हो रहे हैं इसमें। एक तो जनता की नाराजगी, वो किससे होगी, नवाब साहब से, क्योंकि नवाब साहब का काम है ना जनता को खुश रखना, जनता के लिए लोक कल्याण का काम करना, जनता के काम करना, जिससे जनता की सहूलियत के लिए जो भी चीजें सरकार करती है वो सारे काम नवाब साहब के हैं। अच्छा, राजस्व किसको प्राप्त हो रहा है, किसको प्राप्त हो रहा है, अंग्रेजों को प्राप्त हो रहा है। तो देखो साहब दो चीजें हो रही हैं, एक तो अंग्रेजों का खजाना जो है, अंग्रेजों का धन जो है, जो पैसा है वो बढ़ रहा है, यानी उनके पास रेवेन्यू पावर बढ़ रहे हैं। दूसरा, जनता की नाराजगी जो है वो नवाब साहब से बढ़ रही है। अच्छा, तीसरा क्या होता है, जो आदमी जिसको सैलरी देने लग जाता है, कोई अगर आपको सैलरी दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपका लगाव उसके प्रति होगा। तो ऊपर से लेके नीचे तक के जितने भी कर्मचारी, उनको सैलरी, तनख्वाह वनख्वाह जो कुछ भी दिया जा रहा है वो यही दे रहे हैं। तो डायरेक्ट नीचे से लेकर के ऊपर तक के अधिकारियों के साथ अटैचमेंट किनका हो गया, अंग्रेजों का हो गया। तो भाई अब आपको उस बात समझ में आ रही होगी। दूसरी बात क्या है, अब आप देखेंगे 1765 से लेकर के 1765-64 से लेकर के और 1772-73 तक का जो समय है, इस समय में अंग्रेज द्वैध शासन कर रहे हैं।
दो तीन चीजें, एक तो प्रशासन की समझ भी डेवलप कर रहे हैं कि कैसे भारत के लोगों पर और भारत की जगह सरजमीन पर जो है वो शासन चलाना है, ये समझ भी डेवलप कर रहे हैं। और दूसरी चीज, राजस्व में भी वृद्धि कर रहे हैं, यानी धन जो है वो भी अपना बढ़ा रहे हैं उसको। और तीसरी चीज, लोकल नीचे लेवल से लेकर के ऊपर लेवल तक के जितने भी व्यक्ति हैं उनके साथ में संबंध भी इनके बन रहे हैं, उनके साथ में जो है इनका यूं कहूंगा कि उनके साथ जान पहचान भी हो रही है ना। अच्छा, ये 6-7 साल का जो समय है, इसमें अंग्रेजों को शासन को चलाने के लिए जितनी और जो भी चीजें चाहिए थी वो सब इन्होंने इकट्ठी कर ली। तो भाई साहब, अब समय आ जाता है, देखिए अब पहली स्लाइड पर मैं आपको लेकर के आता हूं। ये जो अब स्लाइड है, अब आपको ये स्लाइड समझ में आएगी। भारत में संविधान का विकास। तो बक्सर, ये जो जितनी कहानी मैंने बताई, उस कहानी को बताने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल एक यही था कि आपको चीजों का पूरी गहराई से समझ हो। ठीक है, तो भारत में संविधान का विकास, देखो भाई, रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहला कब आया? 1773। क्यों आया? कहानी पीछे की अभी आपको पता है, 1773। देखो आपके सिलेबस में दिया है 1919 और 1935। ये मैं आपको एक स्लाइड में बता रहा हूं केवल, क्योंकि इनमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पर हम डिस्कशन कर लेंगे और उसके बाद हम अपने उस वाले सेगमेंट पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए भाई, 1773 समझ में आया। 1773 में क्यों आया? अब 1773 में और क्या हुआ? कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। एलिजा एम्पे जो है वो इसके पहले जज बने। क्वेश्चन आता है कई बार, जब आप न्यायिक व्यवस्था वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये चीज मैं पढ़ाऊंगा, है ना। एलिजा एम्पे जो है बने। वारेन हेस्टिंग्स जो है वो इस समय जो है आए थे, वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में जो है वो 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है और यहीं से भारत में संविधान का विकास प्रारंभ हो रहा है। संविधान के विकास को बेसिकली हम दो चरणों में देखते हैं। पहला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत के संविधान का विकास और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के अधीन भारतीय संविधान का विकास। और इन दोनों जो फेज हैं, इन दोनों फेज के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है जिसको आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे और वो है रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। इस पर संजीव सर का बहुत बेहतरीन वीडियो जो है वो बना हुआ है, हमारे एप्लीकेशन पर पड़ा हुआ होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और 1857 के बारे में अगर आपको, उसके विद्रोह के बारे में आपको जानना है तो हमारे एप्लीकेशन पर आपको वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो आप नीचे जो लिंक है उसमें आपको उसमें मिल जाएगा, है ना। आप उसमें मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमको 1857 के विद्रोह का जो वीडियो है वो देखना है, तो आपको वो अवेलेबल हो जाएगा। राइट, चलिए, तो 1857 के विद्रोह के पहले का जो पीरियड है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का, उस पीरियड को कहा जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारतीय संविधान का विकास। ठीक है, और 1857 के बाद का जो समय है उसे कहा जाता है ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के अधीन भारतीय संविधान का विकास। ठीक है, ये दो चीजें, और दोनों के बीच में जो घटना है वो क्या है? 1857 का विद्रोह। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका वीडियो आप जरूर देख ले, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा इस चीज को। ठीक है, तो ये 1857 का विद्रोह। इससे पहले के जरा हम लोग चीजें देखें। इससे पहले जो चीजें हैं वो बहुत शोषणकारी हैं, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने मनमाने तरीके से जो है वो शासन व्यवस्था चला रही है, मनमाने तरीके से। और भारतीयों की भी जो स्थिति है वो ऐसी ही रही है कि को नृप होए हमें का हानि, राजा कोई भी बने हमको क्या नुकसान है भाई, है ना। अच्छा, दूसरा बात है, अंग्रेज जो शासन भारत में चला रहे हैं वो शासन चलाने में हम भारतीय ही उनकी मदद कर रहे हैं। कि अंग्रेज तो भाई मुट्ठी भर थे, बहुत ज्यादा अंग्रेज तो थे नहीं कि भाई पूरा का पूरा इंग्लैंड ही लेकर के। अभी की कंडीशन अगर देखी जाए तो भारत में जितने लोग हैं और इंग्लैंड में जितने लोग हैं, आप उनका कंपैरिजन कर लीजिए। अरे भाई, हमारे देश का एकमात्र प्रदेश उत्तर प्रदेश जो है ना, वही कई सारे देशों पर भारी है। सारे 2-4 देश जो हैं वो वही आगे हैं उत्तर प्रदेश से जनसंख्या के मामले में।
तो हम तो उस समय भी ज़्यादा जनसंख्या में थे और आज भी ज़्यादा जनसंख्या में हैं। पर समस्या कहाँ रही कि उस समय हम थोड़े सोए हुए थे। फिर एक बाबा आते हैं आधे कपड़े पहन करके, नंगे पैर ही पूरे देश का भ्रमण करते हैं, पूरे देश को जगाते हैं कि जागो भाई। गांधी जी के बारे में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही पहचाने आप लोग। तो खैर वो इतिहास का पोर्शन है, हम इधर आ जाते हैं वापस। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है वो बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त करके पूरी तरह से सत्ता को अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले लिया था और शासन चलाने लगे थे। एक हाईकोर्ट की स्थापना भी हुई, वारेन हेस्टिंग्स के समय में आया। फिर दूसरा जो है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। 1813 जो है उसमें चार्टर एक्ट आया। क्या आया? चार्टर एक्ट। देखिए जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आपको बताऊंगा। 1833 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1833 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप देखेंगे कि 1828 1825 उसके बाद का जो समय है वो भारत में सुधारवादी आंदोलनों का समय है। आप चाहे वो ब्रह्म समाज देखें, आर्य समाज देखें, जितने भी आपको सुधारवादी आंदोलन दिखाई देंगे, ये वो समय था जिस समय भारतीय जनमानस जो है वो जाग रहा था। और कई सारे जो भारतीय महापुरुष हैं वो इस समय में भारतीय जनमानस को जगाने के प्रयास कर रहे हैं। भारत के समाज में जो रूढ़िवादिता, करप्शन, जो भी मैं यूं कहूंगा कि जो भी रूढ़िवादिता और जो भी गलत प्रवृत्तियां थीं, उन प्रवृत्तियों को समाप्त करने का प्रयास इस समय में किया जा रहा है। और उस समय जब 1833 का अधिनियम आ रहा है, उस समय भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिंग साहब जो है वो होते हैं। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय भारत में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है लॉर्ड मैकाले, है ना? क्या नाम है इसका? लॉर्ड मैकाले। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले विधि सदस्य के रूप में भारत आए थे। भारत की आईपीसी, आज भी चल रही आईपीसी जो, वो कहीं ना कहीं मैकाले साहब की देन है। और भी भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति जो चल रही है, आज जो आंखें बंद करके अंग्रेजी की तरफ भाग रहे हैं कि अंग्रेजी नहीं होगी तो हमारा विकास नहीं होगा, अंग्रेजी नहीं होगी तो, आप देखिए जापान का एग्जाम्पल है आपके सामने। जापान ने अपनी ही मातृभाषा में, आप देखिए आर्थिक महाशक्ति के रूप में जापान को याद किया जाता है, वो भी तब जब 2-2 परमाणु बम उसके ऊपर गिर चुके हैं, परमाणु त्रासदी वो झेल चुका है। और उसके बाद उसने अपने आप को आर्थिक महाशक्ति के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया अपनी खुद की भाषा के दम पर। अंधा अनुकरण किसी चीज का भी करना सही नहीं है। लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश की संसद में एक भाषण दिया था जिसमें उसने कहा था कि यदि किसी समाज को मारना है, यदि किसी समाज को समाप्त करना है, और यदि किसी संस्कृति पर आपको राज्य स्थापित करना है तो आप उसकी मातृभाषा, आप उसकी शिक्षा पर वार करिए। आगे आने वाली पीढ़ियां अपने आप पंगु पैदा होंगी। लॉर्ड मैकाले ने भारत में ऐसी शिक्षा पद्धति जो है वो डेवलप की जिससे भारत के लोग बाबू जिसे बोलते हैं, क्लर्क से ऊपर सोच ही ना पाए। हमारी भाई साहब नौकरी लग जाए, क्लर्क वाली मेंटलिटी जो है, कुछ भी बड़ा करने का साहस ही ना जुटा पाए। ऐसी शिक्षा पद्धति जो रटंत विद्या पर आधारित हो, ऐसी शिक्षा पद्धति है ना। अभी हालांकि नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, उस पर भी मैं आपको एक वीडियो जो है वो जारी करूंगा। मैं एक वीडियो आपको लेकर के आऊंगा उस विषय पर भी। तो लॉर्ड मैकाले जो है विधि सदस्य भी रहा है और शिक्षा पद्धति को लेकर के भी काम किया है। पहली बार भारत में शिक्षा को लेकर के 1 लाख रुपए का बजट जो है वो जो है प्रस्तावित किया गया था पहली बार। अच्छा, इसके पीछे भी एक कहानी है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि अंग्रेज लोगों को छोटे स्तर पर काम करने के लिए कई सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। अब क्योंकि भारतीय वो चाहते थे कि ऐसे लोग काम करें जो अंग्रेजी जानते हों, ऐसे लोग काम करें जो दिखने में तो भारतीय हों परंतु उनकी सोच ब्रिटिश से मिलती जुलती हो। तो क्या हुआ था कि भारत में जो कॉन्वेंट कल्चर है या जो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति पर आधारित स्कूल हैं, उनको बढ़ावा देने का काम भी इसी समय में किया गया था।
ठीक है। तो अब उसके बाद आ जाता है 1853, बहुत इंपॉर्टेंट है 1853। क्यों इंपॉर्टेंट है साहब? क्योंकि 1853 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के समय में एक तो भाई साहब लॉर्ड डलहौजी भाई साहब जो हैं ये थे भारत में, लॉर्ड डलहौजी। अब इनके बारे में आपको बता दूं, इनकी एक नीति बहुत ज़्यादा फेमस है, आप सभी उसके बारे में जानते होंगे। लॉर्ड डलहौजी का हड़प सिद्धांत, हर चीज़ को हड़प करने की इनकी प्रवृत्ति थी। हो सकता है बचपन से ही सब चीज़ें हड़प कर लेते होंगे, हो सकता है अपने भाई बहनों का हिस्सा भी इन्होंने हड़प कर लिया हो। जोक सपाट, मजाक कर रहा हूँ। तो लॉर्ड डलहौजी साहब जो है उन्होंने क्या किया कि भारत में कई जो भी राज्य थे, अगर उनका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं है तो उसको हड़प कर लिया। कोशिश इनकी हमेशा ये रही है कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है, जो कंपनी के अधीन भारत है, वो कंपनी के अधीन वाला भारत जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो 1853 बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी इस समय है। ठीक है, अच्छा, इसी के बाद हुआ 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह। अच्छा, जब 1857 का विद्रोह हुआ तो ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद को यह बात समझ में आ गई कि कंपनी जो है वो बेहतर तरीके से लंबे समय तक शासन चला नहीं पाएगी। तो हुआ क्या, आनन फानन में अगले ही साल 1858 का भारत शासन अधिनियम जो है वो लाया गया। और इस भारत शासन अधिनियम को जो है वो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। याद रखिएगा, 1858 का जो अधिनियम है इसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अच्छा, दो तीन बातें और भी हैं। भारतीयों के भीतर भी एक ये विश्वास जाग गया, 1857 का बहुत बड़ा विद्रोह था। ये ऐसा पहला बड़ा विद्रोह था जिसमें काफ़ी मात्रा में अंग्रेज लोग मरे थे। तो भारतीय जनमानस को कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि हाँ भाई, अगर हम भी एकजुट होकर के कुछ प्रयास करेंगे तो कुछ बड़ा हो जाएगा, है ना, कुछ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 1857 भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये एक्ट जो है वो गुड गवर्नमेंट एक्ट के नाम से भी लाया गया था, फॉर गुड गवर्नमेंट एक्ट। मतलब ये कहा गया था 1858 में कि आज से कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो जाता है और भारतीय नागरिकों को, जो भारत के लोग हैं, उनको वही अधिकार मिलेंगे, वही स्वतंत्रताएं मिलेंगी जो इंग्लैंड में लोगों को मिलती हैं। क्योंकि अब भारत भी ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज, ब्रिटेन के जो राजा महाराजा रानी वगैरह जो भी होंगी उनके अंदर आएगा, उनके अंडर में इनका शासन चलेगा। आप समझिए जरा बात को। ठीक है, तो 1858 का जो एक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस समय का व्यक्ति भी याद रखें, लॉर्ड कैनिंग साहब जो है वो इस समय है 1858 में। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। और एक और बात, अब जो है वो भारत में जो व्यक्ति होता है उसे, जो अंग्रेजों का जो भी मुखिया होगा उसे वायसराय के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? वायसराय के नाम से। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। इसके बाद 1861 में एक अधिनियम आया था, पर 1892 का अधिनियम एक आया। ये 1892 का अधिनियम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार प्रश्न पूछने की आजादी मिली थी। क्या मिली थी? प्रश्न पूछने की आजादी, यानी आप सवाल कर सकते। देखो भाई, हम लोगों ने तो अपने YouTube चैनल पे ये आजादी आपको शुरुआत से ही दे रखी है कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन पूछिए, हम आपको उसका उत्तर देंगे, है ना। तो हमने शुरुआत से ही आपको आजादी दे रखी है, आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे, मुझे और हमारे जो साथी हैं वैद सर, संजीव वैद सर, हम दोनों लोगों का ये स्वभाव है कि बच्चा जितना ज़्यादा प्रश्न पूछता है हमें उतने ज़्यादा खुशी मिलती है। हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो आज का लेक्चर है, हमारा जो वीडियो है वो सफल हो गया, क्योंकि बच्चे ने प्रश्न पूछा। तो प्रश्न तभी आएगा जब आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। और प्रश्न ना उठना, ये दो कंडीशन में होता है। एक कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, दूसरा हमने इतना ज्यादा अच्छा पढ़ा दिया कि आपको सब समझ में आ गया, है ना। आज हालांकि हम लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो तीसरी भी कंडीशन एक बन सकती है कि आपने वीडियो आधा देखा हो तो भी प्रश्न नहीं बन सकता है। तो आप रिवाइंड करके इसको पूरा देखिएगा, तब प्रश्न पूछिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कभी भी प्रश्न पूछेंगे, हम आपको उसका जवाब देंगे, है ना। तो 1892 में प्रश्न पूछने की आजादी मिली थी। अच्छा देखिए, 1892 तक कांग्रेस का गठन हो चुका है। कांग्रेस में दो दल भी लगभग सामान्यता बन चुके हैं,
गरम दल, नरम दल, जिनके बारे में आप आगे जो लेक्चर होगा, आप जब आगे बढ़ेगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा ही सही, है ना। तो प्रश्न पूछने की आजादी, तिलक का स्वराज्य बिल भी इसी समय आता है। हाँ, 1895 के अराउंड आ रहा है शायद, 1895, आई एम नॉट श्योर, एक बार आप ईयर देख लीजिएगा। 1895 के आसपास जो है वो तिलक का स्वराज्य बिल आ जाता है ना। अच्छा, इसके बाद 1909 का अधिनियम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। 1909 का अधिनियम। उसके बाद आता है 1919 का अधिनियम। इसके बारे में तो पढ़ना ही है। 1909, 1919 और 1935, ये 3 अधिनियम तो मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में, ठीक है। ये 3 अधिनियम के बारे में हमको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है मैं आपको बेसिक कहानी इसकी जो है वो मैंने आपको सुना दी है। पूरा जो बेसिक इसका सार तत्व निकल करके आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम 3 अधिनियमों पर आज चर्चा करेंगे, 1909, 1919 और 1935। ये 3 अधिनियमों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है भाई। तो देखते हैं हम लोग। देखिए यहां पर 1909 का अधिनियम जो है वो लिखा हुआ है, जिसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। यहां पर जो पहला शब्द है, वो शब्द जो है वो भारत सचिव के बारे में है। किसके बारे में है? भारत सचिव, याद रखिएगा। अब आपके मन में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ये भारत सचिव नाम के प्राणी के बारे में तो हमने पहले सुना ही नहीं है, ये होता कौन है? तो आप याद करिए जरा, जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके बाद 1858 का जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम में एक पोस्ट के बारे में भी जिक्र किया गया था, 1858। और ये कहा गया था कि ब्रिटेन में एक कैबिनेट मिनिस्टर जो है उस स्तर का एक व्यक्ति होगा जो भारत सचिव कहलाएगा, और उसका काम केवल और केवल ये होगा कि भारत में शासन कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में वो जानकारी रखेगा या इसके बारे में वो विचार करेगा, ठीक है। तो ये भारत सचिव, तो पहला जो शब्द है वो क्या है? उस समय के भारत सचिव। और दूसरा जो शब्द है वो उस समय के कौन? वायसराय, याद रखिएगा। और लॉर्ड मिंटो के बारे में तो आप एक फैक्ट एडिशनल याद रखिएगा कि लॉर्ड मिंटो साहब की हत्या अंडमान निकोबार में एक व्यक्ति ने की थी जिसका नाम था शेर खान। तो शेर खान नाम के एक पठान व्यक्ति ने जो है वो इनको चाकू मार करके इनकी हत्या की थी। ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा भारत का वायसराय है जिसकी हत्या अंडमान निकोबार में किसी पठान के द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड मिंटो साहब, ठीक है। तो मार्ले मिंटो, अब ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आ रहा है। इसकी भी पृष्ठभूमि जरा समझ लें। 1909 वो समय है जब, देखिए 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आ रहा है ना। अब इसके लिए आपको पहले इसकी रणनीति समझनी पड़ेगी। 1905 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसको हम इसी YouTube में आपको दिख जाएगा, हमारे इसी चैनल पे संजीव वैद्य सर द्वारा पढ़ाया गया है। 1905 का बंगाल विभाजन, है ना। तो बंगाल विभाजन को आपको पढ़ना 1909 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों है इंपॉर्टेंट साहब? 1905 में बंगाल विभाजन में अंग्रेजों द्वारा, किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा फूट डालो राज्य करो नीति का जो है वो संचालन किया गया और पहली बार भारत के राज्य को तोड़ा गया। एक कमेटी थी एक्चुअली में, रॉबर्ट रिजले कमेटी थी शायद, है ना। तो जो रिजले कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन पर 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। अब बंगाल का विभाजन कर दिया गया, अब क्योंकि बंगाल का विभाजन जब किया गया उसको फिर बाद में वापस भी ले लिया गया, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। अब अंग्रेजों को कुछ ऐसा करना था कि ये फूट डालो राज्य करो की जो नीति थी है इनकी, ये आगे चलती रहे। तो हुआ क्या साहब? 1909 में पहली बार अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता का ऐसा बड़ा बीज बोया
जो आगे चल करके भारत के विभाजन का भी आधार बनेगा। 1909 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। काय की व्यवस्था की गई थी? पृथक निर्वाचन मंडल। याद रखिए, ये पॉइंट आपको जरूर, आप नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। पृथक निर्वाचन मंडल पहली बार संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर 1909 में आया। अब ये होता क्या पृथक निर्वाचन मंडल, इसके बारे में भी बताता हूं आपको। पृथक निर्वाचन मंडल क्या होता है साहब? ये देखो, पृथक निर्वाचन मंडल जो है उसका मतलब ये होता है कि किसी जगह पर जो रिजर्व सीट है, उस सीट पर उसी संप्रदाय यानी उसी धर्म का व्यक्ति खड़ा हो सकता है चुनाव में भाग लेने के लिए, और केवल उसी धर्म का व्यक्ति जो है वही वोट डालेगा। सबसे ज्यादा डेंजरस बात तो यही है, क्योंकि देखो, किसी धर्म का या किसी जाति का या किसी संप्रदाय का व्यक्ति चुनाव, केवल वही, उसके लिए सीट जो है वो रिजर्व हो, इसको आरक्षण बोलेंगे। ये हमारे देश में अभी भी है, आरक्षण बोलेंगे। पर वोट डालने का अधिकार केवल उसी धर्म के व्यक्ति को हो, यह बहुत गलत बात हो जाएगी। क्योंकि यदि इसको पता ये चल जाएगा कि केवल मेरा वोटर जो है वो यही धर्म का व्यक्ति है, तो यहां से धार्मिक तुष्टीकरण, जातिगत तुष्टीकरण, एक जाति को, एक धर्म को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति जो राजनेताओं में होती है, यह प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। और अगर यह प्रवृत्ति बढ़ गई तो एक वर्ग ऐसा जरूर क्रिएट हो जाएगा जो सदैव शोषित रहेगा, क्योंकि उसे वोट देने का अधिकार ही नहीं है। तो अंग्रेजों द्वारा बड़ा सोच समझ करके ये व्यवस्था लाई गई। क्यों लाई गई? देखिए, अभी रिसेंटली आप देखेंगे गर्म दल और नरम दल में फूट पड़ चुकी है, सूरत विभाजन हो चुका है, आप इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जो नरम दल वाले हैं वो तो आप चिट्ठियां लिख रहे हैं, लव लेटर लिख करके पहुंचा रहे हैं, है ना। और गरम दल वाले जो हैं उनको पकड़ कर जेल में डाल दिया है। इस समय जब ये आ रहा है, आप देखिए, आप बाल गंगाधर तिलक को आप देखिए कहां पर हैं, जेल में हैं इस समय वो जेल में है ना। तो गरम दल वालों को जेल में डाल दिया है, तो भाई परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव है मने करें हम भाई। तो 1909 का जो अधिनियम है वो आपको इसलिए भी याद रखना है क्योंकि इसमें क्या किया गया? पृथक निर्वाचन मंडल, पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। अच्छा, एक और बात इसमें हुई, केवल ऐसा ही नहीं है कि पृथक निर्वाचन मंडल हुआ है ना। सत्येंद्र सिन्हा साहब जो हैं उनको गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में भी स्वीकार किया गया। उनको भी जो है, सत्येंद्र नाथ सिन्हा को जो है, उनको भी जो है सदस्य बनाया गया। दूसरा, भारतीय विधान परिषद जो होती थी उसमें सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 60, ठीक है। सदस्यों की संख्या 60 कर दी। इसमें 9 सदस्य जो होते थे वो पदेन हुआ करते थे। कितने सदस्य हुआ करते थे? 9 सदस्य जो है वो पदेन सदस्य के रूप में थे, ठीक है। आपको ये बात भी इसमें ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो ये सब बातें जो है वो आपको 1919 का जो अधिनियम है उस अधिनियम में आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी हैं, ठीक है। कौन कौन सी बातें मैंने आपको बताई, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। पहली बात कि सांप्रदायिकता जो है उसका बीजारोपण 1909 के अधिनियम में किया गया, मार्ले मिंटो सुधार में सांप्रदायिकता का बीजारोपण किया गया। दूसरा क्या है कि केंद्रीय बजट पर विवेचना करने का अधिकार दिया गया, उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। प्रश्न पूछने का अधिकार तो 1892 में पहले ही दिया जा चुका था, 1892 में, ठीक है, पहले ही दिया जा चुका था। और क्या दिया गया साहब? जो विधान परिषद है, भारतीय विधान परिषद, उसमें 60 सदस्य कर दिए गए, जिसमें से 9 सदस्य जो हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे? पदेन हुआ करते थे साहब। कितने हुआ करते थे? पदेन हुआ करते थे। पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई। सत्येंद्र सिन्हा को जो है वो पहले भारतीय विधि सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो ये सारी बातें जो है वो आपको 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में ध्यान रखनी है।
अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे वो प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न जो है वो सादर आमंत्रित हैं इसमें, है ना, आप पूछ सकते हैं। देखिए, मैं आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो तकरीबन 20 घंटे की क्लास में कवर करवाऊंगा। कितने घंटे? 20 घंटे। ठीक है, कितने घंटे? 20 घंटे। 20 घंटे में मैं आपको पूरा ये 6 यूनिट में जो पॉलिटी वाला हिस्सा है वो पूरा आपको करवाऊंगा, है ना। 15 घंटे भी हो सकते, 21 नहीं होने दूंगा, उससे पहले ही कर दूंगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, तो अब हम आगे चलते हैं, इसमें आगे देख लेते हैं। 1909 का अधिनियम, एक और 1909, ये गलती से लिख गया है कि 1919 का अधिनियम। ठीक है, तो आप देखिए, थोड़ा सा इसको बता देता हूं मैं आपको। उन्नीस का अधिनियम। ठीक है, तो 1919 के अधिनियम को जो है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। देखिए, पहले जैसे मैंने आपको बताया कि पहला वाला नाम किसका होगा? भारत सचिव। किसका नाम होगा? भारत सचिव। दूसरा वाला नाम किसका होगा? भारत में जो वायसराय होगा उसका होगा। ठीक है, तो दूसरा नाम किसका होगा? भारत में जो वायसराय होगा उसका होगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सुधार है। क्यों इंपॉर्टेंट सुधार है साहब? आप देखिए, 1909 में एक बात की गई थी, मैंने आपको बताया था कि सांप्रदायिकता का बीजारोपण कर दिया गया है, यानी मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। तो 1900, हालांकि इस पे अपन थोड़ी देर से चर्चा करेंगे, पहले हम इसके और जो पहलू हैं उसको समझ लें। सचिव है, पहला वाला नाम जो है वो भारत सचिव का है, जो इंग्लैंड में कैबिनेट लेवल का मिनिस्टर है, और दूसरा वाला नाम जो है वो वायसराय का है, जो भारत में है। देखिए, इस अधिनियम के तहत जो है वो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना कर दी गई। जैसा हम आज देखते हैं, आज हम कैसे देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होती है ना, ऐसी व्यवस्था सबसे पहली बार भारत में जो है वो 1919 के अधिनियम में आ रही है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो केंद्रीय विधायिका है, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, और एक होता है एक का नाम रखा जाता है राज्य परिषद। क्या नाम रखा जाता है? राज्य परिषद। आज इसी राज्य परिषद को हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं। ये उसी समय की व्यवस्था की बात है ना। एक है राज्य परिषद और एक बनती है विधानसभा। क्या बनती है? विधान सभा। इसे आज हम लोग लोकसभा के नाम से जानते हैं। ये केंद्र की बात कर रहा हूं मैं, याद रखिएगा, है ना। तो एक बनी विधानसभा और एक बनी जो है आपकी राज्य परिषद। ये राज्य परिषद जो थी ये उच्च सदन था। क्या था? उच्च सदन। ठीक है, और ये जो विधानसभा थी इसे निम्न सदन कहा गया। देखो, आज भी यही व्यवस्था है कि नहीं है? लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। ठीक है, अच्छा देखिए, जो राज्य परिषद हुआ करती थी इसमें कुल सदस्य जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे 60, जिसमें से 34 सदस्य जो है, 34 सदस्य जो है वो निर्वाचित हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य कितने हुआ करते थे? 34, है ना, 34। ठीक है, अच्छा, जो उच्च सदन था यानी जो निम्न सदन था विधानसभा, इसमें जो टोटल सदस्य हुआ करते थे वो हुआ करते थे 145। कितने हुआ करते थे? 145। और इन 145 में से जो है वो 104 मेंबर जो है वो निर्वाचित हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, 104 सदस्य जो है वो निर्वाचित, तो बचे कितने? 41 ये मनोनीत हुआ करते थे। ठीक है, 41 कितने हुआ करते थे? मनोनीत। और इन सदस्यों का जो कार्यकाल हुआ करता था वो 3 वर्ष का हुआ करता था। कितने वर्ष का? 3 वर्ष। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा।
मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप पेपर और पेन लेकर के बैठे हैं, जो काम की बातें हैं वो आप लिखते जाइए, क्योंकि हम लोगों का कोई भरोसा नहीं है हम कब काम की बात कर दें, कब आपके लिए ऐसी बात कह दें जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो जो बातें हम यहाँ पे, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, पर पेपर पेन लेकर के आप प्रत्येक लेक्चर में बैठेंगे, चाहे वो संजीव सर का लेक्चर हो। मैं आपको वापस से बता दूं, जो हमारे व्यूवर्स अभी जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूं कि हम प्रतिदिन, केवल इतवार को छोड़ दिया जाए, संडे को छोड़ दें, तो बाकी प्रतिदिन आपको रोज एक जिला कवर करवा रहे हैं मध्य प्रदेश का। और मेरा चैलेंज है कि अगर आपने ये 52 के 52 जिलों की सीरीज को कंटिन्यू देखा तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड चीजें चलेंगी। संजीव सर ने आज से ही वो जो है लेक्चर स्टार्ट किया, आज 5 बजे निकल चुका है। अगर आप में से कई सारे लोगों ने नहीं देखा है तो आप रिवाइंड जाकर के उस लेक्चर को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यहां पर हम लोग लगातार केवल इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि आपका चयन घर बैठे ही सुनिश्चित करवा सकें। ध्यान रखिए आप। तो मैंने बताया है कि आपको देखना तो पड़ेगा भाई उस चीज को। चलिए भाई वापस आ जाते हैं अपने विषय पर। तो 41 मेंबर जो हैं, 41 सदस्य जो हैं, वो कैसे होंगे? मनोनीत होंगे। कैसे होंगे? मनोनीत। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, मनोनीत सदस्य होंगे, है ना। अच्छा, दूसरा क्या है इसमें? क्या हुआ कि इस एक्ट में एक चीज और की गई कि प्रांतों में जो है वो द्वैध शासन लगाया गया। क्या कहा गया? प्रांतों में द्वैध शासन किया गया। अब ये द्वैध शासन होता क्या है? ये शब्द हम पहले भी सुन चुके हैं, थोड़ी देर पहले। हाँ, सुन चुके हैं साहब। क्या किया था? रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर दिया था। अच्छा, क्या किया था? राजस्व जो है वो अंग्रेज लोग लेंगे, है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नवाब साहब की होंगी। अभी ऐसा नहीं है। अब जो है क्या हुआ कि यहां से एक चीज और निकल करके आ रही है। यहां पे क्या हुआ है कि जितने सब्जेक्ट हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट जो है वो कहला रहा है रिजर्व, यानी आरक्षित विषय। क्या कहला रहे हैं? आरक्षित विषय। तो ऐसे विषय जिन पर केवल और केवल गवर्नर या वायसराय या गवर्नर है ना, ऐसे विषय जिन पे केवल और केवल गवर्नर ही कानून बना सकता है, और उसकी परिषद जो है, उसकी काउंसिल, वो लोग केवल कानून बना सकते हैं, उन्हें कहा गया आरक्षित विषय। और एक कहे गए अनारक्षित विषय। क्या कहे गए? अनारक्षित विषय। ठीक है, तो ये अनारक्षित विषय जो थे, जो नॉर्मल रोजमर्रा के जो विषय हैं, उनको अनारक्षित विषय कहा गया। उस समय तक जो है वो भारत में 8 प्रांत हुआ करते थे। तो 8 प्रांतों में जो है वो ये द्वैध शासन जो है वो लागू कर दिया गया। ठीक है, 8 प्रांतों में जो है वो क्या कर दिया गया? द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। राइट, इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 1919 का अधिनियम 2 पार्ट में केंद्रीय उसको डिवाइड कर दिया गया, है ना। इसमें संख्या 60 थी, इसमें संख्या 145 थी, इसमें 34 निर्वाचित सदस्य थे, इसमें जो है 104 निर्वाचित सदस्य थे। मैंने आपको सारी चीजें इसके बारे में लगभग क्लियर कर दी हैं। अब देखिए और क्या जो चीजें हुई इसमें। जो विषय थे उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, मैंने आपको बता दिया है ना। बाकी मैं आपको इसके और सिस्टमेटिक जो डिटेल नोट्स हैं कि कौन से आरक्षित विषय में कौन कौन से विषय थे, अनारक्षित में कौन कौन से विषय थे, वो मैं आपको हमारा टेलीग्राम चैनल के लिंक नीचे है, आप उस पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वो विषय जो है वो आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा देखिए और क्या हुआ। पहली बार जो है वो ऐसा कहा गया कि भाषा के, इसमें जो है एक और चीज की गई थी। ये जो 1919 का अधिनियम था, इसमें लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान था। ठीक है, लोक सेवा आयोग, ठीक है, उसका गठन जो है वो भी पहली बार इसी अधिनियम के तहत हो रहा है। अच्छा, इसमें भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए या ना किया जाए, ऐसी सिफारिश के लिए भी एक कमेटी बनाने की इसमें बात कही गई थी। ठीक है, और एक और बात इसमें कही गई थी 1919 के अधिनियम में, यह कहा गया था कि 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद, 10 साल बाद जो है वो एक आयोग बनाया जाएगा और चेक किया जाएगा कि 1919 का अधिनियम जो है वो जो काम के लिए उसको बनाया गया था वो काम ये कर पाया या नहीं कर पाया।
ठीक है। तो अब आप देखिए 1919 के अधिनियम को ही ध्यान में रख करके एक आयोग बना था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आयोग है। इस आयोग का नाम है साइमन कमीशन। ठीक है, आप देखेंगे 1928 में भारत आ रहा है। कब आ रहा है भारत? 1928, 1928 और 1929 दो बार भारत आ रहा है। 1930 में अपनी रिपोर्ट दे रहा है, फिर 1930, 1931 और 1932, 30, 31, 32 तीन गोलमेज सम्मेलन हो रहे हैं इंग्लैंड में। और ये तीन गोलमेज सम्मेलन और 1928 में जो साइमन कमीशन आया था इसकी रिपोर्ट, और 1928 में ही मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, उस समिति की रिपोर्ट, इन सारी चीजों को कंबाइंड करके एक भारत शासन अधिनियम बनाया जा रहा है, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। एक और चीज इसमें जो की गई थी, जो चूक गई है, जो छूट गई है, उसके बारे में भी मैं चर्चा कर लेता हूं। हमने देखा अभी तक की कहानी में कि 1919 का जो 1909 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम में अंग्रेजों ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात कही। और पृथक निर्वाचन मंडल क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि वही व्यक्ति जो है, जिस व्यक्ति के लिए आरक्षित की गई है सीट, उसी संप्रदाय का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और केवल उसी संप्रदाय के व्यक्ति ही वोट डालेंगे। ये जो व्यवस्था है इसे पृथक निर्वाचन मंडल कहा जाता है। ठीक है भाई, अब हुआ क्या कि पहली बार ऐसा हुआ इसमें कि पृथक निर्वाचन मंडल जो था उसका विस्तार कर दिया गया। और अब जो पृथक निर्वाचन मंडल है वो किसको दिया गया? सिखों को भी दे दिया गया, ईसाइयों को भी दे दिया गया, है ना, यूरोपियन लोग जो थे उनको भी दे दिया गया। और तो और छोड़िए, इसके बाद जो है रैमजे मैकडॉनल्ड नाम के जो व्यक्ति हैं इंग्लैंड में, वो एक ऐसी घोषणा कर देंगे कि अभी तक तो केवल धर्म के आधार पर लोगों को लड़ा रहे थे, अब एक धर्म के भीतर भी लोगों को लड़ाने का काम करना शुरू कर देंगे। रैमजे मैकडॉनल्ड का सांप्रदायिक पंचाट अगर नहीं देखा है तो देखिए, मैं वापस से बोलूंगा कि हम लोगों ने इन सारे विषयों पर आपके लिए वीडियो बना करके डाल रखे हैं फ्री में ही। आप देखिए, संजीव सर के द्वारा बहुत बेहतर तरीके से इस चीज को पढ़ाया गया है। सांप्रदायिक पंचायत वाला विषय है ना, बहुत मेहनत करके बनाया गया वीडियो है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, कम्युनल अवार्ड वाला जो है विषय। ठीक है, अच्छा एक और बात है, इसी आयोग के रिकमेंडेशंस पे 1928 में एक आयोग बना था। इस आयोग का नाम था ली कमीशन। क्या था? ली कमीशन। और इसी के बाद जो है लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें, केंद्रीय बजट को जो है वो राज्यों के बजट से अलग पेश किया गया था पहली बार, ये भी इसी जो है अधिनियम में हुआ था। तो ठीक है, अब आज के लिए हम लोग अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं, क्योंकि समय की बंदिश भी रहती है और भी सारी चीजें रहती हैं। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको 1919 का ओवरव्यू और 1935 का अधिनियम पूरा, और इसके साथ साथ में संविधान सभा की भूमिका, ये सारी चीजें मैं आपको इसमें करवाऊंगा। ठीक है, तो देखना ना भूलिएगा। शाम को 5 बजे संजीव सर के द्वारा आपको मध्य प्रदेश के जिले पढ़ाए जा रहे हैं, और रात में 8 बजे जो है मैं आपको यूनिट नंबर 6 कवर करवाऊंगा। और जैसे ही यूनिट नंबर 6 कवर होगा उसके तुरंत बाद जो है हम लोग कोई नई यूनिट प्रारंभ करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, और हमें कमेंट करके बताते रहिए, सुझाव देते रहिए, ताकि हम और बेहतर से बेहतर इंप्लीमेंटेशन कर सकें। जय हिंद, जय भारत।